नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल व्यास आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विपुल्स एकेडमी की ऑफ सक्सेस पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने मौर्यकालीन साहित्य का पहला भाग पढ़ा था जिसमें हमने अर्थशास्त्र के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ प्राप्त कर ली थी। आज हम एक दूसरी ही ऐसी पुस्तक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पुस्तक का नाम है इंडिका, जो कि मेगस्थनीज ने लिखी थी। तो आज हम यहाँ पे इंडिका के बारे में पढ़ेंगे और ये जो इंडिका है वो मेगस्थनीज ने लिखी थी। अब सवाल आता है कि मेगस्थनीज कौन था। तो मेगस्थनीज एक यूनान का राजदूत था, यूनानी राजदूत था। और ये राजदूत किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये जो यूनानी राजदूत जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। अब ये कैसे आया उसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो 305 बीसी में, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध हुआ था। उस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हारा था और हारने पर अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था और दहेज में काफ़ी सारे हाथी, घोड़े और कुछ प्रांत दिए थे। प्रांत में प्रमुख है एरिया, अराकोसिया, चैड्रोसिया व पेरी पेनिसेडाई। ये जो 4 प्रांत है ये दहेज में दिए थे। तो एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ। इंडिका पुस्तक जो है वो मेगस्थनीज ने लिखी थी। मेगस्थनीज यूनान का एक राजदूत था और यह यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। अब ये जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और ये क्यों आया था? क्योंकि 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध हुआ था। उस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हारा और हारने पर अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया। तो ये एक प्रकार का प्राचीन भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह। तो अगर आपसे पूछे कि प्राचीन भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कौन सा था, तो वो जो है वो हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह था। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये जो इंडिका है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का क्या नाम लिखा हुआ है, शिव का क्या नाम है, विष्णु का क्या नाम है, पाटलिपुत्र का क्या नाम है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। और मेगस्थनीज में क्या क्या ऐसी मुख्य बातें हैं जिनसे हमें मौर्यकालीन जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो मैन ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि इंडिका जो है वो किसकी रचना है, तो वो मेगस्थनीज की रचना है। इम्पोर्टेंट प्रश्न था। अब इसमें हम देखते हैं कि इंडिका में शिव का क्या नाम है। एक तो ये देखेंगे, एक देखेंगे इंडिका में विष्णु का क्या नाम है। तो शिव, भगवान शिव जो है उनकी 3 आंखें होती है और सब जानते हैं कि तीसरा नेत्र खुलने पर एक प्रकार से तांडव हो जाता है, अर्थात जो है शिव विकराल रूप धारण कर देते हैं, अर्थात डायनासोर जैसे होते हैं। तो शिव का जो नाम है इंडिका में डायनिसर्स है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिका में शिव का क्या नाम लिखा हुआ है, तो इंडिका में डायनिसर्स जो है वो शिव का नाम लिखा हुआ है। विष्णु का क्या नाम लिखा हुआ है? तो विष्णु जो है, विष्णु का नाम लिखा हुआ है हेराक्लीज। हेराक्लीज नाम लिखा हुआ है विष्णु का। अब हम ये देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का क्या नाम लिखा हुआ है इसमें। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है वो देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाम है वो क्या लिखा हुआ है, तो वो हम देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम इसमें लिखा हुआ है सेंड्रोकोट्स। ये जो नाम है वो चंद्रगुप्त मौर्य का लिखा हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है वो इंडिका में क्या नाम लिखा हुआ है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम लिखा हुआ है सेंड्रोकोट्स। एक बार वापस देख लेते हैं कि इंडिका में शिव का नाम लिखा हुआ है डायनिसर्स, विष्णु का लिखा हुआ है हेराक्लीज, चंद्रगुप्त मौर्य का लिखा हुआ है सेंड्रोकोट्स। उसके बाद पाटलिपुत्र का क्या नाम लिखा हुआ है?
तो पाटलिपुत्र का जो है वो नाम लिखा हुआ है पोलीब्रोथा, पोलीब्रोथा। अब पोलीब्रोथा के बारे में और भी वर्णन मिलता है कि इसकी लंबाई कितनी थी, इसकी चौड़ाई कितनी थी। तो इसकी लंबाई जो है वो हमें मिलती है 16 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई जो है वो हमें मिलती है 3 किलोमीटर। और इसकी स्थिति भी मिलती है कि ये कहाँ पे थी। तो ये जो पाटलिपुत्र है या पोलीब्रोथा जो है गंगा व सोन नदी के संगम पर थी, गंगा व सोन नदी के संगम पर ये जो पाटलिपुत्र स्थित था। वापिस देख लेते हैं कि पाटलिपुत्र का जो नाम है वो पोलीब्रोथा मिलता है। इसकी लंबाई 16 किलोमीटर और ये चौड़ाई 3 किलोमीटर मिलती है और ये गंगा और सोन नदी के संगम पर थी। अब इस पाटलिपुत्र के चारों ओर एक गहरी खाई थी, उस खाई के बारे में भी वर्णन हमें इससे मिलता है। और इसमें पाटलिपुत्र की प्रशंसा भी मिलती है कि पाटलिपुत्र के जो है वो प्रशंसा कैसे की गई है। वो प्रशंसा की गई है कि पाटलिपुत्र की जो तुलना है वह एक बेतना व सूसा के राजमहल, एक बेतना व सूसा के राजमहल मिलकर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। तो पाटलिपुत्र की प्रशंसा में लिखा गया है कि एक बेतना और सूसा के राजमहल भी इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। एक बार वापस देख लेते हैं। शिव का नाम था डायोनिसस, विष्णु का नाम था हेराक्लीज, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम जो है मिलता है सेंट्रोकोट्स, पाटलिपुत्र का नाम मिलता है पोलीब्रोथा और उसकी प्रशंसा में एक मिलता है कि एक बेतना और सूसा के राजमहल भी इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। अब इसके नगर प्रशासन के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, इसके सैन्य प्रशासन के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब मेगास्थनीज की इंडिका जो है कहीं कहीं पे असफल मानी जाती है कि क्योंकि उसमें जो कुछ विवरण है वो संदेहास्पद है, कुछ विवरण भ्रामक है। तो मेगास्थनीज के भ्रामक विवरण भी हम यहाँ पे देखेंगे। और मेगास्थनीज की इंडिका की एक खास बात है कि इसकी जो मूल प्रति है वो हमारे भारत में उपलब्ध नहीं है। भारत में क्या कहीं पे उपलब्ध नहीं है, तो इसकी मूल प्रति हमारे पास नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि मेगास्थनीज की इंडिका की मूल प्रति हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अब हम देखते हैं कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के बारे में क्या बताया है। तो नगर प्रशासन में इसने बताया है कि नगर प्रशासन के लिए 6 समितियां होती थी, ये 4, ये 5 और ये 6 समितियां होती थी। प्रथम समिति, द्वितीय समिति, तृतीय, चौथी और 5वीं और 6ठी समिति। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें 5, ये 5 और 5 सदस्य, अर्थात कुल मिला के नगर प्रशासन में 30 सदस्य होते थे। 6 समितियां थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। अब इन समितियों के कार्य क्या क्या थे। तो पहली समिति जो थी 5 सदस्यों की, प्रथम समिति, उसका काम था उद्योगों की देखरेख, अर्थात ये उद्योगों के बारे में ध्यान रखती थी, उद्योगों की देखरेख करती थी। दूसरे नंबर पर जो ये द्वितीय समिति थी, इसका काम क्या था। तो इसका काम था विदेशियों की देखरेख करना, जो बाहर से विदेशी आते हैं उनकी देखरेख करने का काम द्वितीय समिति करती थी। तीसरी समिति का काम था जन्म मृत्यु पंजीकरण, जन्म मृत्यु पंजीकरण का कार्य ये तृतीय समिति करती थी, या फिर कुल मिला के कह सकते हैं ये एक जनगणना समिति होती थी। अब देख लो उस समय में भी जनगणना होती थी। चौथे नंबर की जो समिति थी, चतुर्थ समिति, 5 सदस्य होते थे, वो क्या करती थी, वो व्यापार और वाणिज्य की देखरेख करती थी। तो हम कह सकते हैं चौथे नंबर की समिति व्यापार व वाणिज्य की देखरेख करती थी। 5वें नंबर की समिति क्या करती थी, वो करती थी कालाबाजारी, कालाबाजारी का निरीक्षण करती थी। कालाबाजारी और वाणिज्य का जो है वो निरीक्षण करती थी कि कहाँ पे कालाबाजारी हो रही है और कहाँ पे नहीं हो रही है। 6ठे नंबर की जो समिति थी 5 सदस्यों की, वो क्या करती थी, वो टैक्स के बारे में ध्यान रखती थी। तो एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ कौन सी समिति क्या करती थी। पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन में 6 समितियाँ होती थी। प्रथम समिति,
द्वितीय समिति, तृतीय, चतुर्थ, 5 और छठी समिति। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, अर्थात हम कह सकते हैं कि नगर प्रशासन में जो है कुल 30 सदस्य होते थे। उसमें कुछ अधिकारी थे और कुछ उनके ऊपर जो है उच्च अधिकारी भी थे। तो पहली समिति उद्योगों के बारे में देखती थी, उद्योगों की देखरेख का कार्य करती थी। दूसरी समिति जो है वो विदेशियों की देखरेख का कार्य करती थी। तीसरी समिति जो है वो जनगणना समिति थी। ये प्रश्न यहाँ से इम्पोर्टेंट हो सकता है, जनगणना समिति तृतीय समिति। चौथी समिति जो थी वो व्यापार व वाणिज्य की देखरेख करती थी। तो चतुर्थ समिति व्यापार और वाणिज्य की देखरेख करती थी। पांचवी समिति जो थी वो कालाबाजारी का निरीक्षण, कालाबाजारी या वाणिज्य का निरीक्षण करती थी कि कहाँ पे कालाबाजारी है और कहाँ पे नहीं है। और छठे नंबर की जो अंतिम समिति होती थी वो टैक्स की जानकारी रखती थी। तो 6 समिति थी। अब इस मेगास्थनीज में अधिकारियों के बारे में क्या लिखा हुआ है, तो अधिकारी को क्या कहते थे और उनके जो उच्च अधिकारी होते थे उनको क्या कहते थे। तो इसमें जो अधिकारी होते थे उनको कहा जाता था एस्टीनोमोई, एस्टीनोमोई ये कहा जाता था अधिकारियों को, और जो उच्च अधिकारियों को कहा जाता था एग्रोनोमोई। तो वापस बता देते हैं कि मेगास्थनीज की इंडिका में अधिकारियों के लिए एस्टीनोमोई शब्द का प्रयोग किया हुआ है और उच्च अधिकारियों के लिए एग्रोनोमी शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद में हम देखते हैं सैन्य प्रशासन के बारे में क्या है। तो सैन्य प्रशासन में भी ऐसे ही है। अब सैन्य प्रशासन में मैं आपको यहाँ बता दूँ, सैन्य प्रशासन के लिए भी 6 समिति होती थी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 5 और 6। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। 5 सदस्यों की, अर्थात इस सैन्य प्रशासन में भी 30 सदस्य होते थे। 6 समितियां और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य। पहली समिति क्या करती थी, तो पहली समिति जो है वो जल सेना की देखभाल करती थी, जल सेना से संबंधित थी। दूसरी समिति क्या करती थी, ये दूसरी समिति जो है वो रसद, सामग्री, यातायात उनकी देखभाल करती थी। तो प्रत्येक सेना की जो रसद है, जो सामग्री है या यातायात है, उनके देखरेख का कार्य इस दूसरी समिति का। तीसरी समिति का काम था जो पैदल सेना है उनकी देखभाल करना। चौथे नंबर की जो है वो अश्व सेना। 5वें नंबर की जो समिति है वो हाथी सेना या गज सेना कह सकते हैं, उसके बारे में देखरेख करती थी। और अंतिम जो छठी समिति है वो रथ सेना की देखभाल करती थी। तो सैन्य प्रशासन में 30 सदस्य होते थे, 6 समितियां, अर्थात प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हो गए। पहली समिति क्या करती थी, पहली समिति जल सेना की देखरेख का कार्य करती थी। दूसरी समिति उनकी रसद, उनकी सामग्री और उनके यातायात के बारे में ध्यान रखती थी। तृतीय समिति पैदल सेना की देखरेख करती थी। चौथी समिति जो है वो अश्व सेना की देखरेख करती थी। 5वीं समिति जो है वो गज सेना की देखरेख करती थी। और छठी अंतिम समिति जो है वो रथ सेना की देखरेख का कार्य करती थी। अब आगे चलते हैं हम कि मेगास्थनीज ने कौन कौन से तथ्य जो है वो गलत बताए थे या फिर उनके भ्रामक विवरण कौन कौन से थे। तो मेगास्थनीज के भ्रामक विवरण में पहला विवरण जो है, मेगास्थनीज ने बताया था कि पाटलिपुत्र में या मौर्य प्रशासन में 7 ही जातियाँ थी, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा है कि वहाँ पे दास प्रथा जो है वो नहीं थी, ये भी इसने तथ्य जो है वो गलत पेश किया है। दास प्रथा थी और 9 प्रकार के जो है वो दास होते थे। इसके बाद है तीसरा तथ्य जो है, इसने बताया कि अकाल नहीं पड़ते थे, जबकि उस समय अकाल पड़ते थे। ये हमें कैसे पता चलता है अकाल पड़ते थे, क्योंकि उस समय जो है बड़े बड़े राजकीय अन्नागार होते थे, अर्थात अन्नागार अर्थात अन्न को रखने के लिए बड़ी बड़ी कोठियाँ होती थी। और बड़ी बड़ी कोठियाँ होती थी, इसका मतलब क्या है कि राजकीय अन्नागार है, इसका मतलब वो अन्नागार क्यों है, क्योंकि अकाल पड़ते थे। इसलिए मेगास्थनीज ने ये विवरण गलत दिया है कि वहाँ पे अकाल नहीं पड़ते थे, जबकि वहाँ पे अकाल पड़ते थे।
उसके बाद मेगास्थनीज बताता है कि उस समय के लोगों में जो है वो लेखन कला विकसित नहीं थी, या कह सकते हैं लेखन कला अविकसित थी, ये मेगास्थनीज बताता है, जबकि लेखन कला विकसित थी। 5वें नंबर का जो पॉइंट है वो बताता है, मेगास्थनीज कहता है कि 1/4 टैक्स लिया जाता था, जबकि टैक्स जो है वो 1/6 लिया जाता था। ये विवरण मेगास्थनीज का गलत है। अब अगली किताब का नाम है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? ये लिखी थी विशाख दत्त ने। और विशाख दत्त जो है, इसकी एक खास बात है कि ये गुप्त कालीन था, अर्थात इसका जन्म जो है वो गुप्त काल में हुआ था। तो मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त ने लिखी थी, और ये विशाख दत्त जो है इसका जन्म गुप्त काल में हुआ था। अब ये एक नाटक है, संस्कृत का एक नाटक है, संस्कृत का एक नाटक है, और ये नाटक जो है पूरा जासूसी पर आधारित है। तो ये एक प्रकार का जासूसी ग्रंथ हम कह सकते हैं कि ये जो है एक प्रकार का प्राचीन भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ कहा जाता है। प्राचीन भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो वो है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, जो है संस्कृत का एक नाटक है, और इसे प्रथम जासूसी ग्रंथ कहा जाता है। इससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इतिहास भी किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास और राजनीति की जानकारी हमें इससे मिलती है। अब ये मुद्रा राक्षस कौन था? तो ये आपको मैं बता दूं, जो राक्षस है ये एक सेवक था जिसमें अखंड स्वामी भक्ति भरी हुई थी। ये चरित्र से भी बढ़िया था, और प्रशासनिक दक्ष जो है ये था, अमात्य था, मंत्री था, नंदवंश का एक मंत्री था जिसे कैद कर लिया गया था। और मुद्रा का अर्थ होता है अंगूठी, अर्थात राक्षस की अंगूठी। राक्षस भी कौन? वो जो नंदवंश के जो मंत्री है, अमात्य है, उसका। चौथे नंबर की जो पुस्तक है उसका नाम है राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये कल्हण ने लिखी थी। तो कल्हण की राजतरंगिणी, कल्हण जो है, इससे हमें कश्मीर के राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, या फिर कह सकते हैं ये कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। तो कल्हण की राजतरंगिणी कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। ये राजतरंगिणी हमें ये बताती है कि अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर को बसाया था, श्रीनगर को। और नेपाल में भी एक शहर बसाया था जिसका नाम है देवपाटन। तो ये राजतरंगिणी हमें बताती है कि अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवपाटन को बसाया था। और श्रीनगर का राजा किसको बनाया था? तो श्रीनगर का जो राजा है वो राजा जालौक बना था, जो कि अशोक का पौत्र था। और ये प्रथम वैज्ञानिक ग्रंथ माना जाता है, प्रथम प्रमाणिक, मतलब ये एकदम प्रमाण पर आधारित है और वैज्ञानिक ग्रंथ है। तो कल्हण की राजतरंगिणी कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। ये हमें बताती है कि अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया था, जिसके राजा जो है अशोक के पौत्र जालौक बने थे, और नेपाल में देवपाटन को बसाया था। ये प्रथम प्रमाणिक व वैज्ञानिक ग्रंथ है। इसके बाद दो ऐसे जैन ग्रंथ भी है जो हमें ये बताते हैं मौर्यकालीन साहित्य के बारे में। तो जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं मैंने आपको पहले दिन ही बताया था। जैन ग्रंथ जो है वो दो थे। एक तो भद्रबाहु का कल्पसूत्र, भद्रबाहु का कल्पसूत्र, और दूसरे नंबर पर था हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन। तो जैन ग्रंथ जो है वो दो है, भद्रबाहु का कल्पसूत्र और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन। ये जो दो ग्रंथ है ये जैन ग्रंथ है। और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन हमें ये बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था और अपने अंतिम समय में श्रवणबेलगोला कर्नाटक गए थे और वहीं पे अपने प्राण त्यागे थे।
तो हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन हमें यह बताता है कि चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाया और श्रवणबेलगोला कर्नाटक गए, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद हम ये देखेंगे, छठे नंबर पर है बौद्ध ग्रंथ। अब बौद्ध ग्रंथ जो है वो कौन कौन से थे? बौद्ध ग्रंथ में पहला हम देखते हैं दिव्यावदान। दिव्यावदान ग्रंथ जो है ये हमें नेपाल से प्राप्त हुआ था, तो हम कह सकते हैं नेपाली ग्रंथ। दिव्यावदान जो है वो नेपाल से प्राप्त हुआ था और ये ग्रंथ हमें ये बताता है कि नेपाल से अशोक ने वैवाहिक संबंध बनाए थे और नेपाल से वैवाहिक संबंध बनाए थे अशोक ने, ये ग्रंथ हमें ये बताता है। इसके बाद ऐसे और भी ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ जो हमें अशोक के बारे में बताते हैं या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताते हैं या फिर मौर्यकालीन राजाओं के बारे में बताते हैं। उन ग्रंथों के नाम जो है, एक तो हो गया दिव्यावदान, दूसरे नंबर पर हो जाएगा हमारे कंग्यूर या तंग्यूर, कंग्यूर या तंग्यूर। ये जो है तिब्बत के ग्रंथ है, तिब्बती ग्रंथ है, तो ये हो गए तिब्बती ग्रंथ। और भी ग्रंथ है अहरनानूर व मुरनानूर, दो ग्रंथ और है अहरनानूर व मुरनानूर, जो कि साउथ से तमिलनाडु से हमें प्राप्त हुआ है। उसके बाद श्रीलंका से भी दो ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। ये श्रीलंका वाले जो दो ग्रंथ है वो इम्पोर्टेंट है। उस ग्रंथों के नाम है दीपवंश, मैंने आपको बताया था महादीप ऐसे याद करना है, और महावंश। ये बौद्ध ग्रंथ हैं, श्रीलंका से हमें प्राप्त हुए हैं। ये हमें ये बताते हैं कि अशोक का नाम प्रियदर्शी न और देव नाम प्रिय भी था, देव नाम प्रिय। तो अगर ये ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि ऐसे कौन से बौद्ध ग्रंथ है जो हमें अशोक के प्रियदर्शिना व देव नाम प्रिय दो नामों के बारे में बताते हैं, तो वो ग्रंथ है दीपवंश और महावंश। ये जो दो ग्रंथ है ये हमें इसके बारे में बताते हैं। उसके बाद दो तीन ऐसे प्रश्न भी आते हैं जिसमें हमें ये वहाँ पे बताने पड़ते हैं कि एक तरफ तो होगा पुस्तक का नाम और एक तरफ होगा लेखक का नाम, अर्थात पुस्तक व उनके लेखक। तो एक पुस्तक जो है मौर्यकालीन ही पुस्तकें हैं ये, और उनके लेखक ऐसे याद करने हैं। भूगोल जो है वो लिखी थी स्ट्रैबो ने, और एक किताब थी मानचित्र जो आपको पता ही है वो लिखी थी टॉलमी ने, टॉलमी के मानचित्र या स्ट्रैबो की भूगोल। एक थी मुद्रा राक्षस व्याख्या, मुद्रा राक्षस तो आपको पता है विशाख दत्त ने लिखी थी, लेकिन मुद्रा राक्षस व्याख्या ये लिखी थी धुंडीराज ने, धुंडीराज ने ये मुद्रा राक्षस व्याख्या लिखी थी। इसके बाद कथा सरित सागर, कथा सरित सागर ये लिखी थी सोमदेव ने, सोमदेव ने जो है वो कथा सरित सागर लिखी थी। इसके बाद वृहत कथा ये किसने लिखी थी? वृहत कथा ये लिखी थी गुणाढ्य ने, गुणाढ्य। उसके बाद वृहत कथा मंजरी अर्थात इसका छोटा भाग वो किसने लिखा था? वो लिखा था क्षेमेंद्र ने, क्षेमेंद्र ने लिखा था। वापस बता देता हूँ मैं आपको, भूगोल जो है वो स्ट्रैबो ने लिखी थी, मानचित्र जो है वो टॉलमी ने लिखा था, मुद्रा राक्षस व्याख्या जो है वो धुंडीराज ने लिखी थी, कथा सरित सागर जो है वो सोमदेव ने लिखी थी, वृहत कथा जो है वो गुणाढ्य ने लिखी थी, और वृहत कथा मंजरी जो है वो क्षेमेंद्र ने लिखी थी। ये आपको याद करने, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है।